विदाउट एनी फर्दर डिले सीएनएस के क्वेश्चंस जिस तरह से पास्ट पेपर्स में मैंने रिपीटेडली देखे, मैंने उसी सीक्वेंस में ही उनको जो है वो यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन में अपलोड किया है। मैंने उनको अभी चैप्टर वाइज ऐड नहीं किया बिकॉज सीएनएस इज ह्यूज एंड देयर आर सर्टेन चैप्टर्स इन सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एज कंपेयर टू द अदर क्वेश्चंस। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट एंड डिपेंडिंग के पास्ट पेपर्स में सबसे लेटेस्ट कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे गए हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्यूमरेट द यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक्स and what are the neurological side effects of antipsychotics and how are they managed। अब अगर आप फर्स्ट पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो तो enumerate the uses of antipsychotics जो है वो रिलेटिवली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसलिए सिंपल है कि इसके आंसर्स आपको बड़े वेल डिस्क्राइब्ड मिल जाते हैं। लिपिनकॉट इन केस ऑफ CNS मुझे बहुत पसंद है, मतलब इट इज आई थिंक वन यूनिट CNS एंड द अदर वन इज कीमोथेरेपी, जिस पे मैं कहती हूँ कि लिपिनकॉट इज बेटर देन मिनीकैट्सिन इन सो मेनी एस्पेक्ट्स। बहुत ज्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अभी भी मैंने कहीं कहीं लिपिनकॉट में मिसिंग होती हैं, वी हैव एडेड दोस जहां भी हमें लगा है कि वो उनको ऐड करना चाहिए, बट ओवरऑल लिपिनकॉट बहुत अच्छा CNS एक्सप्लेन करती है, स्पेशली द कम्प्लेक्सिटी ऑफ CNS, क्योंकि मिनीकैट्सिन में बातें इतनी फैक्चुअली लिखी होती हैं कि आपको वो मजीद कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सीरियस इज ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड और फिर मिनीकैट्सिन की लैंग्वेज थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देती है। सो लिपिनकॉट हेल्प्स यू अ लॉट हियर। थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ एंटीसाइकोटिक्स आर वेरी वेल डिफाइंड। ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ट्रीटमेंट ऑफ nausea and vomiting by specific antipsychotics, not all of them. Then there are antipsychotics that are used for behavioral disorders, for Tourette disorder, for autism, for bipolar depression। तो आप अगर देखो कि ये मैंने जितने भी हाईलाइट किए हैं इस पे पॉइंट्स, all of them are the therapeutic uses of antipsychotics। For the second part, what are the neurological side effects of antipsychotics and how are they managed? अच्छा, this question can be answered both from Lippincott and minicatsin। थोड़ा सा minicatsin का आंसर इसलिए बेहतर है कि वो exactly neurological जो components है उनको highlight कर देता है headings बना के। Neurologically जब आप देखते हो antipsychotics के side effects क्या हैं, तो कुछ उसके reversible side effects हैं and then there is a second heading that is tardive dyskinesia। अब ये लिखा नहीं हुआ clearly heading में कि ये irreversible है, but it should prompt you। अगर एक की heading reversible है और दूसरा tardive dyskinesia, that means definitely the tardive dyskinesia is not reversible। So the reversible ones include Parkinson-like syndrome। We all know कि antipsychotics dopamine blockade cause करते हैं। We create a Parkinson-like situation because of the drug that we are administering। तो वो तो सब में ही होता है। उसके अलावा there can be acute dystonias। अब देखो ये acute dystonias क्या होते हैं, कुछ patients में because of the dopamine blockade sudden spasm हो जाता है, especially facial, jaw, neck muscles का। इसको हम acute dystonia कहते हैं। And the third one जो रिवर्सिबल इफेक्ट है आपका, वो एकथेजियाज है। एकथेजिया क्या होता है? एकथेजिया इज अनकंट्रोलेबल रेस्टलेसनेस, कॉन्टिन्यूसली ऑन द गो, ऑन द मूव पेशेंट फील करे, एक अनकंट्रोलेबल रेस्टलेसनेस क्रिएट हो जाती है। सो एकथेजिया, एक्यूट डिस्टोनिया एंड पार्किंसन लाइक सिम्टम्स जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स हैं, दीज आर 3 रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। ऑन द अदर हैंड वी हैव द टार्डिव डिस्काइनेसिया। अब टार्डिव डिस्काइनेसिया बहुत सालों में डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि टार्डिव डिस्काइनेसिया का mechanism is very different from the reversible neurological deficits। Most of the reversible neurological deficits are because of the dopamine blockade, और वो जैसे ही आप dopamine blockade को reverse करते हैं या फिर आप acetylcholine को decrease कर देते हैं by giving antimuscarinic drugs, साथ ही अपने symptoms को reverse करना शुरू हो जाते हैं। tardive dyskinesias में ऐसा नहीं होता। tardive dyskinesias में over a very long period of time because of continuous therapy patient desensitize हो जाता है ट्रीटमेंट को, और उसकी वजह से उसके अंदर स्पेसिफिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, स्पेसिफिक मूवमेंट्स आना शुरू हो जाती हैं लिप्स की, बकल कैविटी की, जो कि इरिवर्सिबल। नाउ बिकॉज दिस इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ डिसेंसिटाइजेशन एंड टॉलरेंस टू ट्रीटमेंट, इसका बहुत प्रोलॉन्ग्ड फ्लो एक्टिंग फार्माकोडायनामिक मैकेनिज्म है। तो आप एंटीमस्करिनिक्स देने से इसको ट्रीट नहीं कर सकते। एक पेशेंट ऑलरेडी टॉलरेंट हो गया ट्रीटमेंट को, एंटीमस्करिनिक देने से आप उसके सिम्टम को वर्सन कर। ऑन द अदर हैंड अगर आप थोड़ी सी डोज बढ़ा देंगे एंटीसाइकोटिक्स, तो टेम्पररी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जैसे टॉलरेंस के पेशेंट्स में आती है ना कि डोज बढ़ा दो तो रिस्पॉन्स रिस्टोर हो जाता है, तो टेम्पोररीली रिस्पॉन्स बेहतर हो जाएगा अगर आप डोज बढ़ा देंगे। दिस इज क्वाइट अ डिफरेंस ऑफ टार्डिव डिस्काइनेसियास फ्रॉम द रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स। तो इसको हमने अच्छी तरह से समझ लेना है, और फॉर द ट्रीटमेंट वी कैन सी कि जो आपके मस्कुलरिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो आपके रिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के लिए आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड टार्डिव डिस्काइनेसियास हैं, उनके लिए आप या तो डोज इंक्रीज कर देते हैं एंटीसाइकोटिक्स की, और या फिर देयर आर सर्टेन न्यूअर ड्रग्स जैसे ड्यूटेट्राबेंजीन एंड वेलबेनाजीन, दे आर बीइंग टेस्टेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टार्डिव
dyskinase. So this completely answers your question from the mini guides. So the next question is again relevant to antipsychotics. A 25-year-old man presented in the ER with complaints of aggressive behavior, auditory hallucinations, and social withdrawal. He's already a diagnosed case of schizophrenia. The emergency doctor gave him haloperidol. After a few hours, the patient develops neck stiffness and painful spasms on neck turning. Explain this side effect of haloperidol. अच्छा जी, अब ये देखें कि ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड किया गया है कि कुछ एग्जामिनर्स दे रियली वांट कि बच्चों को ये सिम्टम पढ़ के समझ आ जाए कि ये क्या है. नाउ देयर इज अ स्पेसिफिक सिम्टम ऑफ नेक स्टिफनेस विद पेनफुल स्पैज्म आफ्टर अ फ्यू आवर्स में है, तो इसका मतलब है कि एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है. एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट पे इसका आंसर मेजॉरिटी बच्चे जो है वो टार्डिव डिस्काइनेसिया लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होता है, क्योंकि टार्डिव डिस्काइनेसिया सालों में डेवलप होता है. एक्यूट डिस्टोनिया इज द राइट आंसर हियर बिकॉज दैट इज द सडन स्पैज्म ऑफ द फेशियल जॉ और नेक मसल्स, और वो डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकेट की वजह से होता है, और एंटी मस्करिनिक्स आपके इसके ट्रीटमेंट है. सो इस साइड इफेक्ट को आप हैलोपेरिडोल के एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि हैलोपेरिडोल बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स एक्ट थ्रू द D2 receptor blockade. This D2 receptor blockade results in imbalance between dopamine and acetylcholine, resulting in acute dystonic reactions such as explained in the scenario. Treatment आप antimuscarinics दोगे तो ये patient relieve कर जाएगा. So the second part is compare and contrast the typical and atypical antipsychotics. ये question इतनी दफा एग्जाम्स में आता है कि ये तो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. The screenshot added here is not for you to read because it is very small. ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने ऐड किया है कि लिपिनकॉर्ट आपको बड़ी इलेबोरेट किस्म की ये टेबल प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन which is the typical and the second generation which is the atypical antipsychotics, वो उसके advantages को disadvantages को बहुत elaborated form में compare करता है. इसमें से आधे भी अगर आपको याद होंगे और आप अपना एक टेबल बना के लिख दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू. अगर आप खुद से देखें तो मिनी कैटजिंग और बिग कैटजिंग में ये है कि उसमें आपको ऐसी कोई फॉर्मुलेटेड चीज नहीं मिलती है. वहां पे फिर आपको यू हैव टू डिग आउट द आंसर योरसेल्फ इंडिविजुअली कि मैकेनिज्म में दोनों के क्या डिफरेंस है. एक जो है फर्स्ट जनरेशन मेनली D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, सेकंड जनरेशन जो है वो मेनली सेरोटोनिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स. I'm taking all the screenshots from Lippincott and I'm loving them. बहुत अच्छे टेबल्स दिए हैं. इस टेबल में से भी बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो. अगर आप इंडिविजुअली निकालना चाहो तो मैकेनिज्म का डिफरेंस हो गया. ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स के जो आपके फर्स्ट जनरेशन है वो मेनली पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करते हैं, जैसे एग्रेशन एंड हाइपर जो एक बिहेवियर होता है, और जो सीजर्स और इस तरह की जो हैं हेलुसिनेशंस, इनको ट्रीट करता है. लेकिन जो आपके नेगेटिव सिम्टम्स हैं जैसे डिप्रेशन और पैरानोया और जो आपकी नेगेटिव साइड ऑफ सिम्टम्स है उसको आपके सेकेंड जनरेशन जो है वो बेटर ट्रीट करते हैं. सुसाइडल आइडिएशंस फॉर एग्जांपल. फिर अगर आप एडवर्स इफेक्ट्स को कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट जनरेशंस हैव अ लॉट ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स रिलेवेंट टू अदर रिसेप्टर ब्लॉकेड सच एज द अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकेड एंड द मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकेड एंड द हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकेड, whereas the second generation generally have more metabolic and endocrine side effects. तो ये बेसिक ये मोटे डिफरेंसेस हैं जो अगर आप डिग करना शुरू कर देंगे तो आप एक हेडिंग वाइज निकालते जाएंगे, which is quite a homework for you. So I recommend कि इस टेबल को अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे और इसी टेबल के साथ अपना एक टेबल बना लो, डिफरेंस बिटवीन द atypical and typical, and just list down the differences between the two, so that would make it a lot easier for you. So the third part is enlist the clinical uses of antipsychotics. ये simple question है, direct question है. अच्छा, एक और बात देखो, स्पेशली फॉर द नाइट स्टूडेंट्स, आप ये देखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आपके 3 मार्क्स के होंगे, बिकॉज आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो क्वेश्चन आना है वो 9 मार्क्स का आना है. 3 मार्क्स के लिए एंटीसाइकोटिक्स के यूजेस 6 भी आप लिख दो, आपके इजीली कवर हो जाते हैं, और 6 तो आपको बहुत आराम से बुक्स में मिल जाते हैं. अगेन ये मैंने वही स्क्रीनशॉट यहाँ पे रिपीट किया है. आप लिपिनकॉट से भी यूजेस ले सकते हो. यूजेस आर इक्वली नाइसली गिवन इन मिनी कैटजिंग 2. मुझे थोड़ा सा इसकी बेहतर लगती है डिस्क्रिप्शन, तो मैंने ये आपके लिए स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दिया. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन चीज रिएक्शन. ये भी एक्सट्रीमली कॉमनली आस्क्ड है और आपके प्रॉफ के पास पेपर्स में तो बहुत ही दफा आया है. अब इसमें जो है वो चीज रिएक्शन पता होने के लिए 2-3 बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए. नंबर 1, चीज रिएक्शन किन ड्रग्स की वजह से होता है, किस चैप्टर पे आपको मिलेगा. लिखा तो चीज रिएक्शन की जो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है वो मिनी कैटजिंग में भी दी हुई है, लेकिन जो बहुत ही डिटेल्ड और अच्छी जबरदस्त कि लेट्स से अगर ये क्वेश्चन का ये पार्ट आपका 3 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, तो आप बहुत अच्छा इस आंसर लिख सकते हो कि जी बिकॉज ऑफ सर्टन फूड्स जिनके अंदर टायरामीन होता है, लाइक चीज एंड मीट्स एंड लिवर एंड पिकल्स, फिश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दीज रिजल्ट इन
इनएक्टिवेशन ऑफ मोनोमीन ऑक्सीडेज इन दी गट। तो अब कुछ जो पेशेंट्स जो है वो ऑलरेडी मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहे होते हैं, दे आर अनएबल टू डिग्रेड दिस टायरामीन, और ये टायरामीन जो है ये स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ कैटेकोलामीन्स एंड दिस कैन कॉज हाइपरटेंसिव क्राइसिस, और आपका सिंपैथोमाइमेटिक एग्जैजरेटेड सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स आएंगे बिकॉज ऑफ टू मेनी कैटेकोलामीन रिलीज, जिसमें आपका हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, एरिथमियाज हो सकते हैं, सीजर्स एंड स्ट्रोक। तो ये बहुत ही मतलब अगर आप इतनी डिस्क्रिप्शन इसकी लिख देते हैं, देयर इज नो पॉइंट अनकवर्ड। लिपिनकॉट आई वुड से इज प्रेफरेबल हियर फॉर दिस आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 29-year-old known epileptic pregnant woman is referred from the gynecologist to the neurologist for anti-epileptic regime review. The neurologist stops her previous medication and changes the regime. अब आप ये देखो 9 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन उन्होंने एक स्पेसिफिक सब टॉपिक पे बनाया है, दैट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इन प्रेगनेंसी। क्लिनिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरेटिकली डिफिकल्ट है। अकेला प्रेगनेंसी में स्पेसिफिकली कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं या नहीं होती हैं, बहुत सारे बच्चे इस चीज को अलग से नहीं पढ़ते हैं। मिनी काइटजंग को एक थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज देती है कि मिनी काइटजंग एंटी एपिलेप्टिक्स को ना कलेक्टिवली उसने सबको इकट्ठा ही पकड़ के बता दिया। व्हाइल इट कैन बी एडवांटेजेस इन सर्टेन सिचुएशंस सच एज मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन, लेकिन इंडिविजुअली जब आप ड्रग की बात करो तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन नहीं है। एंटी एपिलेप्टिक्स लिपिनकॉट में डिटेल्ड है, लंबा चैप्टर है, बट बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि आई डोंट सी कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आप उससे सॉल्व ना कर सको इफ यू हैव रेड दैट नाइसली। अब ये देखो कि लिपिनकॉट में एक स्पेसिफिक हेडिंग दी हुई है, वुमेन हेल्थ एंड एंटी एपिलेप्टिक्स। उसमें पूरी डिटेल है कि प्रेगनेंसी में व्हाई वाज द रिव्यू ऑफ दिस मेडिकेशन नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन भी ना आपकी किसी ने लिपिनकॉट को सामने रख के बनाया है। आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग में एंटी सीजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपने पेशेंट को गाइड करना है दैट इट कैन अफेक्ट द फीटल डेवलपमेंट, देयर कैन बी बर्थ डिफेक्ट्स, आल्सो यू हैव टू प्रिस्क्राइब फोलिक एसिड बिफोर द कंसेप्शन, हाई डोज फोलिक एसिड आपने उनको देना होता है। कुछ पेशेंट्स जो वैल्प्रोइक एसिड के ऊपर होते हैं, आपको डेफिनेटली उनकी मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है। इवन द पेशेंट्स हु आर ऑन फेनेटोइन, आपको उनकी मेडिसिन चेंज करनी है बिकॉज ऑफ सर्टन एबनॉर्मल फीटल जो साइड इफेक्ट्स हैं। द सेकंड रीजन आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्माकोकाइनेटिक्स जो है ना एंटी सीजर मेडिकेशन की, वो कंटिन्यूसली वो बहुत उनको आपको ट्रिकीली मैनेज करना होता है। प्लाज्मा रेंजेस उनकी बड़ी क्रूशियल होती हैं क्योंकि उनका थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है वो कम होता है। सो इन दिस केस आप ये देखो कि प्रेगनेंसी में फ्लूइड वॉल्यूम है, प्लाज्मा वॉल्यूम है, वो चेंज होता रहता है बिकॉज ऑफ सर्टन फिजिकोकेमिकल चेंजेस। तो उसकी वजह से आपके ड्रग लेवल्स जो हैं वो ऑल्टर होते रहते हैं, और एपिलेप्सी में ड्रग लेवल्स ऑल्टर हों तो साइड इफेक्ट्स के चांसेस या फिर सब थेरेप्यूटिक डोज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिव्यू द एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन इन दिस केस। दिस इज द कंप्लीट आंसर गिवन इन लिपिनकॉट। Why is phenytoin unsuitable in pregnancy? इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको एज सच बना बनाया आंसर किसी भी बुक में नहीं मिलता, इवन नॉट इन लिपिनकॉट। लिपिनकॉट वैल्प्रोइक एसिड के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है, राइटली सो, क्योंकि क्लिनिकली भी वैल्प्रोइक एसिड ज्यादा यूज होता है और टेरेटोजेनिसिटी भी वैल्प्रोइक की मैक्सिमम है। लेकिन phenytoin nonetheless is also teratogenic and it can cause fetal hydantoin syndrome। इतनी बात आपकी मिनी काइटजन बता देती है, लेकिन सिर्फ इतनी बात ही बताती है, ठीक है, कि जी ये फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम करती है। आप फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम मैंने आपके लिए यहाँ मेंशन कर दी है, माइक्रोसेफेली, डेवलपमेंटल डिलेज एंड देयर आर सर्टेन क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज विद नेल हाइपोप्लेजिया। एक सिंड्रोम है तो उसके मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो उसके अंदर आपको नजर आते हैं। ये एक रीजन है। टेरेटोजेनिसिटी इज वन रीजन दैट phenytoin is unsuitable. The other equally important reason is changes in the plasma drug levels due to changing plasma volume. Phenytoin का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि phenytoin has a very narrow therapeutic index, and if you all recall, तो phenytoin follows zero order elimination kinetics। तो ये बॉडी में बहुत जल्दी accumulate कर जाती है, इसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। Now with the constant changes in the fluid volume with pregnancy, हमारे phenytoin के levels अगर alter होते रहेंगे तो this can cause toxicity in the patient. Because of these two reasons, phenytoin is not advised in pregnancy. The last part for this question is, why should sodium valproate be avoided in pregnancy? ये again मैंने उसी screenshot को यहाँ पे दोबारा लगाया है, because valproic acid की यहाँ बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि valproic acid is going to cause birth defects including cognitive behavioral abnormalities and neural tube defects, and for these reasons it is not advisable to prescribe valproate in pregnancy. अच्छा, phenytoin is an enzyme inducer। बेटा एंजाइम इंडक्शन जो है ना,
डेफिनेटली है। इसका प्रेगनेंसी अगर हो, वंस द पेशेंट हैज कंसीव्ड, तो फिर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको बहुत सारी मेडिसिन अदरवाइज नहीं ले रहे होते। दैट वुड बी अ वेरी रेयर केस के साथ में कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव भी है या डायबिटिक भी है और वो और ड्रग्स ले रहा है, तो फिर हम इंडक्शन की बात करें। हमने यहाँ फेनेटोन प्रेगनेंसी में फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट देना ही नहीं। हाँ, जो आप इंडक्शन की बात कर रहे हो, वो अगर हम ये बात करें कि एक पेशेंट ने अभी कंसीव नहीं किया और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स ले रही है, देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फेनेटोइन इज एन एंजाइम इंड्यूसर, और एंजाइम इंड्यूसर होने की वजह से ये मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर ड्रग्स को इंक्रीज कर देता है। जैसे अगर कोई पेशेंट अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है तो वो बहुत स्पीड में मेटाबोलाइज होंगी, और उसकी वजह से ये हो सकता है कि पेशेंट की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो फेल हो जाए और पेशेंट कंसीव कर ले। इन सच पेशेंट्स आपने डोज ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज्यादा देनी है या फिर कोई ऑल्टरनेट मेथड ऑफ कंसेप्शन एडवाइस करना है। वंस द पेशेंट हैज कंसीव्ड, देयर इज नो चांस कि आप उस पेशेंट को फेनेटोइन दे। तो जब हमने फेनेटोइन देना ही नहीं है, के बाद एंजाइम इंडक्शन का वहां पे इसलिए बहुत ज्यादा रोल बनता नहीं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंबाइनिंग लोकल एनेस्थेटिक्स विद अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। अगेन ये क्वेश्चन भी आपका लिपिन कॉर्ड भी अच्छा बताता है, मिनिकैल्जिन भी बहुत अच्छा बता देता है, लेकिन लिपिन कॉर्ड थोड़ा सा बेटर उसको एक्सप्लेन कर देता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ आपसे एडवांटेजेस नहीं पूछे, डिसएडवांटेजेस भी पूछे। मिनिकैल्जिन आपको एडवांटेजेस बता देता है, डिसएडवांटेजेस थोड़े से जो है वो आगे पीछे डिस्पर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिए हैं कि बाय कंबाइनिंग एपिनेफ्रीन विद लोकल एनेस्थेटिक आपका क्या होता है कि आपकी जो सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन है ड्रग की वो डिक्रीज कर जाती है। तो जब ड्रग की सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होती तो उसकी वजह से उसकी डोज भी कम देनी पड़ती है, उसकी टॉक्सिसिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। एंड द फोर्थ एडवांटेज इज कि जब आप एपिनेफ्रीन देते हो वो उस लोकल एरिया में वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करता है। तो देखो कि आप किसी वजह से लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हो ना, आपने कोई प्रोसीजर परफॉर्म करना है, कोई डेंटल प्रोसीजर है या कोई भी है, कोई ड्रेनेज है, इंसिजन है, तो उसमें फिर आप जब वेसोकंस्ट्रिक्टर दोगे तो ब्लीडिंग के चांसेस भी मिनिमाइज हो जाते हैं। तो वन पॉइंट दैट इज नॉट रिटन हियर इज देयर इज decreased bleeding. You have to give decreased dose. There are chances of toxicity decrease. Action is prolonged and bleeding is decreased at the site of action. Disadvantages क्या है कि एपिनेफ्रीन आप अगर एंड आर्टरीज में दे दो, जैसे डिजिटल आर्टरीज हैं, तो देयर आर चांसेस कि वहां पे सुवेयर वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से, बिकॉज वहां कोई कोलैटरल ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उसकी वजह से देयर कैन बी इस्कीमिया एंड नेक्रोसिस। इसके अलावा देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म होता है, आप उनके अंदर टेकिकार्डियाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाए, पेशेंट को एरिथमिया हो जाए, तो डेंजरस हो सकता है। ऑल्सो इफ सम पेशेंट हैज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या लेट्स से कि आप प्रोसीजर कर रहे हो, द पेशेंट इज इन लेबर या फिर उसके प्रेगनेंसी में है, तो इवन इन दोस केसेस आप उसको एपिनेफ्रीन नहीं दोगे बिकॉज ऑफ चांसेस ऑफ एरिथमियाज। व्हाई आर द लोकल एनेस्थेटिक्स लेस इफेक्टिव इन इन्फ्लेम्ड टिश्यू? भी रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है। अगेन इसका आंसर मिनिकैल्जिन में भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अगेन जब मैं बार बार ये बात करती हूँ कि लिपिन कॉर्ड जो है वो बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज में आपको पूरी बात समझाता है। तो लिपिन कॉर्ड की कहानी जो है ना वो आपकी पीके से स्टार्ट होती है कि बिकॉज ऑफ द अनआयनाइजेशन आपकी जो ड्रग है वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके चली जाएगी, विद इन द सेल जो है वो आयनाइज हो जाएगी। नाउ दिस प्रोसेस इज डिस्टर्ब्ड अगर आपकी जो पीएच है, एक साइट है वहां पे आपकी जो पीएच है वो कम होती है। अब जब पीएच कम होती है, एसिडिक पीएच होती है, सिंस योर लोकल एनेस्थेटिक्स आर वीक बेसिस, सो बेसिस आर बेटर एब्जॉर्ब्ड इन बेसिक मीडियम एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द एसिडिक मीडियम, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में आयनाइज हो जाती है। अब जब भी किसी इन्फ्लेम्ड टिश्यू में जहाँ पे एसिडिक पीएच होगी वहां पे अगर आप अपना लोकल एनेस्थेटिक देंगे तो बिकॉज ऑफ द एसिडिक पीएच वहां पे की जो ड्रग है वो आयनाइज होना शुरू हो जाएगी, और आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द टिश्यू, और जब वो टिश्यू के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो इंट्रासेलुलरली जाके सोडियम चैनल को ब्लॉक नहीं कर सकेगी। दैट इज द रीजन कि उसकी एफिकेसी डिक्रीज कर जाएगी। इसके साथ कॉमनली नेक्स्ट पॉइंट ये भी पूछा जाता होता है, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस, या व्हाट कैन बी डन, या व्हाट कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू इम्प्रूव दिस एफिकेसी। तो इसका आंसर है कि अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट साथ में एडमिनिस्टर करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट विल कॉज एल्कलाइजेशन ऑफ द एरिया, और एल्कलाइजेशन विल रिजल्ट इन रेज्ड पीएच इन दैट एरिया, जिसमें फिर आपकी बेसिक ड्रग जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द टिश्यू। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ 65-year-old patient suffers from metastatic bone cancer. He is taking therapeutic doses of opioid medication for analgesia. What are the characteristic signs
साइंस ऑफ ओपियोइड ओवरडोज एंड हाउ इट इज ट्रीटेड। ओपियोइड्स के लिए भी बेटा सेम है कि लिपिनकॉर्ड भी बहुत अच्छा देते हैं, बट ओपियोइड्स आपकी मिनिकाइडजिन भी काफी अच्छा एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दैट इज द सेंट्रल एंड पेरिफेरल एक्शंस ऑफ ओपियोइड्स। नाउ जनरली स्पीकिंग इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिनिकाइडजिन में मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन विद दीज हेडिंग्स नहीं मिलेगा। ये जो हेडिंग्स के स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हुए हैं ये बिग कैटजिन के हैं, और जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने भी बिग कैटजिन सामने रख के बनाया है। सेंट्रल इफेक्ट्स आर वो इफेक्ट्स जो उसकी साइट ऑफ एक्शन है ना वो ब्रेन के अंदर है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है। अब ये कौन से एक्शंस हैं? एनाल्जेसिया जाहिर है कि ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, एनेस्थीसिया आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है, यूफोरिया आपके ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। देन कफ सप्रेशन कैसे हो रही है? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कफ सेंटर इन द मेडुला। फिर कफ के बाद आपकी जो वॉमिटिंग है वो भी कहाँ से स्टिमुलेट हो रही है? बिकॉज ऑफ द वॉमिटिंग सेंटर। स्पेसिफिक जो आपके इफेक्ट्स है ना ये सारे सेंट्रली मीडिएटेड हैं, पेरिफेरली नहीं मीडिएटेड। देन देयर आर सर्टेन एक्शंस जो पेरिफेरल है, जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर है, यूरिटेरिक स्मूथ मसल्स के ऊपर है, जीआई स्मूथ मसल्स हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। सो देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स जो आपके पेरिफेरली मीडिएटेड है, देयर आर सर्टेन इफेक्ट्स जो आपके सेंट्रली मीडिएटेड है। इसके लिए बिग कैटजिन खोलनी पड़े, वेल एंड गुड, आप जरूर देख लो। इसके लिए अगर आप इवन मिनी कैटजिन में भी ये करो कि मिनी कैटजिन में सारे इफेक्ट्स लिखे हुए हैं, सिर्फ सेंट्रल या पेरिफेरल नहीं लिखा हुआ, सो यू कैन जस्ट मार्क देम, देख के कि अच्छा कौन किसका साइट ऑफ एक्शन ब्रेन में है वो उसके साथ सेंट्रल लिख लो, जिसका साइट ऑफ एक्शन पेरिफेरल टिश्यू के साथ पेरिफेरल लिख लो, ताकि आपको बार बार फिर बिग कैटजिन सिर्फ इतनी सी चीज के लिए ना देखनी पड़े। अदरवाइज मिनी कैटजिन कवर्स दिस क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मार्टली उसको खुद कैटेगराइज करना पड़े। The next part says what are the characteristic signs of opioid overdose and how is it treated? Opioid overdose मिनी कैटजिन बहुत अच्छी लिखता है, पूरी डिस्क्रिप्शन लिखता है। कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि जो ट्रायड है आपका प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, कोमाटोज स्टेट एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये टिपिकल आपके सिम्टम्स हैं फॉर द ओपियोइड ओवरडोज। कंफर्म कैसे होगा कि आप उस पेशेंट को आईवी नैलोक्सोन देते हो। जब ट्रीटमेंट की बात होती है तो ट्रीटमेंट में नैलोक्सोन इनिशियली दिया जाता है। अब आप आगे देखोगे क्वेश्चन आएगा तो देयर आर अदर एंटागोनिस्ट व्हिच कैन आल्सो बी गिवन लाइक नैल्ट्रेक्सोन और नैल्मीफीन। फिर कुछ आपके सिम्प्टोमेटिक मेजर्स भी होते हैं कि पेशेंट अगर जो है वो बहुत हिस्टेरिक है या पेशेंट कोमाटोस है, आपने उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट देनी है। आपने इस तरह के पेशेंट्स जो हैं उनमें कभी कभार मेटाबॉलिक एब्नॉर्मैलिटीज आती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया आता है, आपने उसको ट्रीट करना है साथ में। सो मेनली थेरेप्यूटिक एंड सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट along with the antagonists such as naloxone, naltrexone and nalmefene is the answer to this question. Again, मिनी कैटजिन में ये सारी डिटेल लिखी हुई है और बहुत अच्छी लिखी हुई है। नैलोक्सोन जो है ना बेटा वो एंटागोनिस्ट है मॉर्फिन का एट म्यू रिसेप्टर्स, तो वो जितने भी म्यू रिसेप्टर मेडिएटेड इफेक्ट्स हैं सारों को ट्रीट करेगा। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जनरली समटाइम्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट एक्चुअली, क्योंकि आप देखो कि बाकी एक्शन ज्यादा जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। आप मियोसिस देखते हो, मियोसिस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। रिस्पिरेटरी डिप्रेशन जनरली बिकम्स द प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप वेंटिलेटरी सपोर्ट पेशेंट को देनी पड़ती है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इफ अ पेशेंट प्रेजेंट्स इन ओपियोइड ओवरडोज यू कैन नॉट जस्ट रिलाई अपॉन वन इंजेक्शन ऑफ नैलोक्सोन। नैलोक्सोन दे देना है आपने ताकि मॉर्फिन के इफेक्ट्स एंटागोनाइज होना शुरू हो जाए, बट जो आपके वाइटल सिम्टम्स है ना, जिस तरह रिस्पिरेटरी सपोर्ट है या कार्डियक सपोर्ट है, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग है, इनको आपने सिम्प्टोमेटिकली मैनेज करना है। उसके आपने रिलाई नहीं करना कि वो नैलोक्सोन उसको ठीक करेगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of phenytoin and why normal synaptic transmission is not impaired with this drug. Second part is enlist GABA mediated anti-seizure drugs. अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो ना, एग्जामिनर वांट्स अ डिटेल्ड आंसर। अब ये जो डिटेल है ये अनफॉर्चुनेटली आपकी मिनी कैटजिन भी नहीं देती है, बहुत 2-3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करती है सारे प्रोसेस को, और लिपिनकॉर्ड भी आपको इसकी बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन नहीं देती है। यहाँ पे बिग कैटजिन का ये जो स्पेसिफिक पैराग्राफ मैंने आपको दिया हुआ है इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये वाइवास में भी बहुत दफा पूछा जाता है। एक और रीजन ये है कि आप देखो कि जो इवन फेनिटोइन का इफेक्ट बिग कैटजिन में भी लिखा हुआ है ना, वो एज सच जहां फेनिटोइन लिखी हुई है ना वहां नहीं लिखा हुआ। आई हैव पुट दीज टुगेदर, लेकिन ये मैकेनिज्म अगर आप रीड करो तो फेनिटोइन इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एंटी सीजर ड्रग दैट एक्ट्स इन अ सिमिलर फैशन टू कार्बामेज़ेपिन एंड अदर एजेंट्स इन दिस क्लास, और ये खत्म हो जाती है। दिस इज द टोटल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेनिटोइन, जहां पे फेनिटोइन डिस्क्राइब्ड है। दैट मींस यू हैव टू टर्न टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेज़ेपिन, जहां पे आपके सारे लिखे हुए हैं कि सोडियम चैनल्स बेसिकली इनएक्टिवेटेड स्टेट में कैसे आते हैं। सोडियम चैनल्स की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, दे कैन बी रेस्टिंग, दे कैन बी एक्टिवेटेड और दे कैन बी इनएक्टिवेटेड। अब जिन टिश्यूज में रिपीटेडली ड्रग न्यूरॉनल फायरिंग हो रही होती है ना, वहां पे आपका चैनल बार बार एक्टिवेट होता है,
इनएक्टिवेट होता है, रेस्टिंग स्टेट में नहीं होता, क्योंकि बार बार ओपन हो रहा होता है, वहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रही होती है। जहाँ पे एपिलेप्टिक फोसाई होते हैं वहां पे मेजोरिटी चैनल्स आर इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट, क्योंकि वहां पे रिपीटेड फायरिंग हो रही होती है, चैनल बार बार ओपन होकर क्लोज हो रहा होता है और रिफ्रैक्टरी स्टेट में जा रहा होता है, जिसको हम इनएक्टिवेटेड स्टेट कहते हैं। जहाँ पे आपकी कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट हो रही, वहां पे आपका जो चैनल है वो रेस्टिंग स्टेट में। अब आपकी जो ड्रग्स हैं, जो आपकी एंटी सीजर ड्रग्स हैं विच ब्लॉक द सोडियम चैनल्स, दे हैव अ वोल्टेज डिपेंडेंट एक्शन। इस वोल्टेज डिपेंडेंट एक्शन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हो कि जो ड्रग्स हैं वो स्पेसिफिकली बाइंड करती हैं आपके सोडियम चैनल को इन द इनएक्टिवेटेड स्टेट। उन्होंने बाइंड ही चैनल को तब करना है जब चैनल इनएक्टिवेटेड स्टेट में होगा। इसकी वजह से सारी ड्रग्स, मेजॉरिटी ड्रग्स आपके चैनल्स को वहां पे बाइंड करेंगी जहां पे एपिलेप्टिक फोसाई होंगे, जहां पे रिपीटेड फायरिंग हो रही होगी, उस एरिया को ब्लॉक कर देंगे। और जो एरिया जो है वहां पे रेस्टिंग चैनल पड़ा होगा सोडियम का, उस एरिया को वो ब्लॉक नहीं करेंगी। दिस इज व्हाई आपकी जो ड्रग है उसके अंदर सिलेक्टिविटी आ जाती है एंड द नॉर्मल साइनेप्टिक ट्रांसमिशन इज नॉट डिस्टर्ब्ड, क्योंकि नॉर्मल एरियाज में आपका चैनल रेस्टिंग स्टेट में पड़ा होगा और उसको आपकी ड्रग ब्लॉक नहीं करेगी, और एपिलेप्टिक एरियाज में रिपीटेड फायरिंग की वजह से आपका चैनल इनएक्टिवेटेड स्टेट में पड़ा होगा और वहां पे आपकी ड्रग प्रेफरेंशियली उसको बाइंड करेगी और ब्लॉक करेगी। Again, this mechanism is extremely important for you to understand, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फेनेटोइन का मैकेनिज्म नहीं है, ये सारी सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स का मैकेनिज्म है, नॉट जस्ट एंटी सीजर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। एंटी एरिथमिक्स हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, उन पे भी ये अप्लाई करता है, वो भी स्टेट डिपेंडेंट है। जहाँ पे एंटी जो एबनॉर्मल इम्पल्सेस हैं जो एरिथमियाज क्रिएट कर रही हैं वो प्रेफरेंशियली ब्लॉक होती हैं और आपको जो नॉर्मल साइनस रिदम है वो ब्लॉक नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे भी इनएक्टिवेटेड चैनल्स बार बार ओपन होने की वजह से इनएक्टिवेट हो रहे होते हैं, तो प्रेफरेंशियली वो ब्लॉक होते हैं। सेम इज द केस फॉर द लोकल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स भी स्पेसिफिकली जहाँ पे पेन ज्यादा होती है, वहां पे ज्यादा स्टिमुलाई आ रहे होते हैं कि जी यहाँ से बहुत ज्यादा इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं, तो स्पेसिफिकली उस एरिया को आप ब्लॉक करती हैं जहाँ पे ज्यादा इनएक्टिवेटेड चैनल प्रेजेंट होता है, और जहाँ पे रेस्टिंग स्टेट में आपका चैनल होता है, नॉर्मल स्टेट में होता है, वहां पे आपकी ड्रग ब्लॉक नहीं करती है। सो द नेक्स्ट पार्ट इज एनलिस्ट द गैबा मीडिएटेड एंटी सीजर ड्रग्स। गैबा मीडिएटेड ड्रग्स जो है ये पहले तो सिर्फ और सिर्फ बिग कैटजन में ये पिक्चर दी गई होती थी, जिसमें डिटेल्ड गैबा साइनेप्स बनी होती है। ये प्री साइनेप्टिक टर्मिनल बना हुआ है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, और ये सराउंडिंग ग्लायल सेल्स हैं जो आपकी सिंथेसिस कर रहे हैं गैबा की विद द गैबा ट्रांसएमिनेज एंड गैबा ट्रांसपोर्टर्स, जो आपके सारे रोल हैं। सो अब आप देखो कि अब उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने उसी पिक्चर को मिनी कैटजिंग में भी दे दिया। मिनी कैटजिंग में नाउ दिस पिक्चर इज देयर, और अगर इस पिक्चर के नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखो तो उन्होंने एक एक पॉइंट पे ये गैबा की साइनेप्स है, गैबा की साइनेप्स पे जहां जहां कोई ड्रग एक्ट कर रही है उन्होंने उसका नाम लिख दिया है, उसको लेबल कर दिया है। गैबा को हम फैसिलिटेट करते हैं एपिलेप्सी में हमेशा। सो वन इज द गैबा ट्रांसपोर्टर, सेकंड इज द गैबा ट्रांसएमिनेज के ऊपर एक्ट कर रही है ताकि गैबा जो है वो ब्रेक डाउन ना करे। थर्ड जो है गैबा के चैनल्स को फैसिलिटेट कर रही है, जैसे बेंजोडाइजेपीन्स वगैरह हैं। फोर्थ जो है वो गैबा के रिसेप्टर्स के ऊपर अगेन एक्ट कर रही है। उसके बाद आप ये देखो कि देयर आर सर्टेन ड्रग्स जो आपके प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसमें भी आपके पास गैबा के साइनेप्स के ऊपर जो है वो कैल्शियम चैनल्स भी हैं, आपके पास यहाँ पे सर्टेन पोटेशियम चैनल क्लोजर्स ओपनर्स भी हैं। तो देयर आर मल्टीपल ड्रग्स जो आपके गैबा के साइनेप्स के ऊपर प्रेजेंट है। इसको और भी अगर आप जबरदस्त डिस्क्राइब कर दो ना, इनहेंस कर दो, कि अगर आप डिवाइड कर दो कि प्री साइनेप्टिक ड्रग्स एंड पोस्ट साइनेप्टिक ड्रग्स, और आप उसमें उनको लिस्ट डाउन कर दो, तो इस तरह से आपका आंसर और ज्यादा अच्छा बन जाता है। बेटे देखो, जो कैल्शियम चैनल्स है ना उसमें कई टाइप्स है। हमने पहले देख लिया था कि जो हमारे कार्डियो है ना, दे आर मेनली एल टाइप चैनल्स। अब यहाँ पे आप देखो हमारे पास एन टाइप भी है और हमारे पास टी टाइप भी है। टी टाइप चैनल्स को स्पेसिफिकली कुछ ड्रग्स हैं जो ब्लॉक करती हैं, सच एज इथोसक्सेमाइड। लेकिन इथोसक्सेमाइड को भी जब आप डिटेल में देखते हो बिग कैटजिंग में, और कहा यह जाता है कि जी प्री साइनेप्टिक एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। पोस्ट साइनेप्टिकली कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करना इज वन इम्पोर्टेंट एक्शन, क्योंकि कैल्शियम जब तक अगर आपकी कैल्शियम एंट्री नहीं होगी तो आपके जो जितने भी सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स हैं वो डिस्टर्ब होंगे और आपकी ट्रांसमिशन डिस्टर्ब होगी। हैविंग सेड दैट, अगर आप स्पेसिफिकली एपिलेप्सी से रिलेवेंट बात करो तो ये प्राइमरीली बाय इटसेल्फ कोई बहुत बड़ा मैकेनिज्म नहीं है टू स्टॉप द ट्रांसमिशन, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर रिसेप्टर्स इन्वॉल्व्ड।
इट इज एन एडिशनल एक्शन जो पोस्ट साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स है ना टी टाइप, उनका ये एक एडिशनल एक्शन है बार्बिचुरेट्स का, फिल्बामेट, टोपिरामेट, कुछ ड्रग्स इसके ऊपर एडिशनली एक्ट करती हैं। इवन वाल्प्रोइक है वो भी कैल्शियम चैनल्स के ऊपर भी एक्ट करती है, ये उनके एडिशनल एक्शंस है, लेकिन इंडिविजुअली बाय इटसेल्फ इट डज नॉट होल्ड प्राइम इंपॉर्टेंस इन द GABA transmission. A 34-year-old man with chronic anxiety has been taking benzodiazepines but has heard about buspirone and asks if it might be more suitable for him. Write the difference between buspirone and benzodiazepines according to the mechanism of action, uses and adverse effects. ये क्वेश्चन इतनी दफा के पास पेपर्स में रिपीट हुआ है। तो बस्पिरोन का डिफरेंस क्या है बेंजोडाइजेपिन से? वैसे तो आपको ये मिनिकैडजिंग भी बताती है, बट अगेन मिनिकैडजिंग आपको बहुत टुकड़ों में बताती है एंड यू हैव टू पुट द पजल टुगेदर। लिपिनकॉट आपका काम आसान कर देती है, वो सारे पॉइंट्स को बहुत ही नाइसली अगर आप देखो तो इसी सीक्वेंस में बताती है कि देयर आर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जिनको बस्पिरोन जो है बाइंड करता है, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम द बेंजोडाइजेपिन, बिकॉज बेंजोडाइजेपिन का हमें पता है कि वो GABA mediated क्लोराइड एंड चैनल्स के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। देन बस्पिरोन का यूजेस में देखो तो बस्पिरोन इज यूजफुल फॉर द क्रॉनिक ट्रीटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड एंजाइटी। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में बस्पिरोन एफिशिएंट होती है, बट इट इज नॉट एफिशिएंट इन एक्यूट पैनिक अटैक्स। इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर द शॉर्ट टर्म, जो एकदम एज नीडेड ट्रीटमेंट है, एक्यूट पैनिक अटैक है, उसमें आप बस्पिरोन नहीं दे सकते। फिर इसके एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? ये सेडेशन कॉज नहीं करता, हिप्नोसिस नहीं करता, जनरलाइज्ड CNS डिप्रेशन नहीं करता, इसकी अब्यूज पोटेंशियल बहुत कम है बेंजोडाइजेपिन से। फिर इसके एंटी कन्वल्सेंट और मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज भी नहीं है, जिसकी वजह से साइकोमोटर और कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी नहीं होता। एक और पॉइंट ये आ जाता है कि बिकॉज इसके ड्रग इंटरेक्शंस भी मिनिमल हैं, तो फिर इसकी वजह से एडेड CNS डिप्रेशन भी नहीं होता विद अदर ड्रग्स व्हिच आर CNS डिप्रेसेंट्स। पुटिंग ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स टुगेदर, अगेन अगर आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो तो द क्वेश्चन हैज बीन मेड लुकिंग एट द लिपिनकॉट, तो इसको एग्जैक्टली यहाँ से प्रिपेयर कर लो। दिस इज द कंप्लीट आंसर टू दिस क्वेश्चन।